नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय उप्रेती हैं, जो आईबीएम में एक सीनियर इंजीनियर हैं और विगत 30 वर्षों से आप आईबीएम कंपनी में काम कर रहे हैं और एक शीर्ष वैज्ञानिक हैं। आज हमें मौका मिला है कि हम आपके विषय पर ही आज आपसे बातें करें और क्वांटम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इसमें तो आपकी कंपनी बहुत ही अग्रणी है। हमको मालूम है आप लोगों ने अपना सुपर कंप्यूटर भी बनाया हुआ है। तो आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ चर्चा आपसे करेंगे और हमें आशा है कि हमारे सभी शिक्षक और सभी बच्चे इन बातों से लाभान्वित होंगे और हमारे देश के अंदर भी क्वांटम कंप्यूटर को समझने का एक माहौल बनेगा। तो धन्यवाद डॉक्टर संजय। धन्यवाद। तो आज जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर पर आजकल तो पूरे दुनिया के अंदर आजकल क्वांटम कंप्यूटर की बातें हो रही है। तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए, ये क्वांटा क्या है और ये क्वांटम कंप्यूटर क्या चीज़ है, और ये क्लासिकल का जो कंप्यूटर है उससे ये क्वांटम कंप्यूटर कैसे अलग है? बिल्कुल जी। तो हाँ, ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आने वाले समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। ये समझिए कि जो चीज पहले जो आज के कंप्यूटर जिस चीज से बने उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जो होता है उससे बनाया जाता है। तो वो लगभग 1950-60 के आसपास की बात है। तो ये समझिए कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जो क्वांटम का 1950-60वां भाग है, मतलब साल है। अच्छा। कि हम उसकी शुरुआत पर इस समय है। शुरुआत इस तरह से कि थोड़ा सा मतलब हो सकता है उससे 5 साल आगे समझिए कि 55-60 के 65 के आसपास की बात है, क्योंकि आज के समय में हमने क्वांटम कंप्यूटर बना के लोगों को बता दिया कि ये काम करने वाली चीज है, इससे हम चीजों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस होगा। तो पहले पता लगाए कि ये क्वांटम क्या चीज है और फिर क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर जो साधारण कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या अंतर है। जी। तो क्वांटम का मतलब होता है किसी चीज का एक सीमित मात्रा, असीमित जो चीज ना हो वो क्वांटा कहलाती है। जैसे कहा कि क्वांटा ऑफ मनी, बस एक सीमित अमाउंट ऑफ मनी, जो न्यूनतम मात्रा हो गई। अब वो उसके अलग अलग लेवल भी हो सकते हैं। क्वांटम इस लेवल पर है, इस लेवल पर है। क्वांटम में और नॉर्मल अंतर ये होता है, जैसे अब एनर्जी को आप लें, एनर्जी आप सोचेंगे एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप कह सकते हैं भाई एनर्जी है, जूल में है, तो जूल में कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर आप वास्तव में जाएं और परमाणु के लेवल पर जाएं, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाएं, फिर वहां देखेंगे कि ना, एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकती है। एनर्जी कुछ मात्रा में ही हो सकती है। राइट। और जो एनर्जी की न्यूनतम मात्रा होती है वो होता है h टाइम्स न्यू, प्लांक की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट h टाइम्स न्यू, जो फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन के वेव की, उससे कम नहीं हो सकती, न्यू बाई 2 नहीं हो सकती। जी। और उससे ज्यादा होगी तो 2h बाई टाइम्स न्यू होगी, 2h न्यू, 2h न्यू होगी, 3h न्यू होगी, लेकिन 2.579h न्यू नहीं होगी। जी। इसको बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा का एक तरह समझिए कि जैसे हम साधारण मैथमेटिक्स में रियल नंबर होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। जी। अंतर क्या है? जो रियल नंबर होते हैं वो इंटीजर के बीच में छुपे रहते हैं और अनंत होते हैं। किसी भी दो इंटीजर के बीच में अनंत रियल नंबर है। 0 और 1 के बीच में आप लगा लीजिए, कोई उनकी संख्या ही नहीं है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 0.1111111 लगाते रहो जितनी लगाने, आप ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर रुक सकते हैं। लेकिन इंटीजर जो है वो या तो 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है। 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है। क्वांटा बस यही है, क्वांटा इंटीजर है। और जो साधारण तौर पे जो हम एनर्जी की बात करते हैं, क्लासिकल तौर पे जो बात करते हैं, वो रियल नंबर समझ लीजिए। जी। अच्छा। तो ये अंतर है क्वांटा और रियल नंबर में। अब क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर में क्या अंतर है? क्लासिकल कंप्यूटर जो हमारे होते हैं, जिसको जो साधारण कंप्यूटर आजकल आप यूज करते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जो आपके मोबाइल में है, जो आपके लैपटॉप में है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो भी बने हैं, ये कंप्यूटर
एक अलग तरह की मैथमेटिक्स से बने हुए हैं, उसको कहते हैं बाइनरी मैथमेटिक्स। बाइनरी मैथमेटिक्स में बिट का कंसेप्ट होता है, 0 और 1। एक बिट की वैल्यू या तो 0 होगी या बिट की वैल्यू 1 होगी, और उसी से बाइट बनती है, बाइट से आपके वर्ड बनते हैं, वर्ड से आपके पूरी दुनिया में सब कुछ चल रहा है। वीडियो भी उसी से आ रहा है, ऑडियो भी उसी से आ रहा है, आप जो मूवी देख रहे हैं अपने मोबाइल में, सब कुछ सब 0 और 1 की कहानी है। वो है क्लासिकल। उसमें बेसिकली क्या है कि अंदर एक ट्रांजिस्टर है जो उसका जो स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है जी, ये हो गया आपका बिट, क्लासिकल बिट। क्लासिकल कंप्यूटर उसी बेस पे काम करता है। उसके पीछे जो मैथमेटिक्स होती है उसको कहते हैं बुलियन अलजेब्रा जी, बुलियन मैथमेटिक्स। उससे जो सर्किट बनते हैं उसको डिजिटल सर्किट बोलते हैं। उन सर्किट से अलग अलग तरह के लॉजिक बनते हैं, लॉजिक गेट्स बनते हैं, इन्वर्टर बनते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, और बहुत सारे के अलग अलग तरह के गेट बनते हैं। तो इनको बोलते हैं लॉजिक गेट। ये इन्हीं को लेकर के आप एक्चुअल में कंप्यूटर बनाते हैं। और ये सब चीजें हो रही हैं अणुपरमाणु के लेवल, मतलब बहुत छोटे लेवल पर हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा एक किसी और लेक्चर में कि ये आज के समय में, जैसे इस साल मान के चले हम लोग, जैसे मान लो कि 5 नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं। अब 5 नैनोमीटर अगर आपके ट्रांजिस्टर का साइज है तो जो हमारी एक चिप है उस चिप का साइज एक अंगूठे के नाखून के बराबर होता है लगभग। उसमें 1 खरब ट्रांजिस्टर है। हाँ बिल्कुल होंगे। 1 खरब ट्रांजिस्टर, 100 बिलियन ट्रांजिस्टर्स एक इतनी छोटी, मतलब इसमें। अब जहां 1 खरब, अरब भी नहीं, खरब, जहां 1 खरब ट्रांजिस्टर है और हर ट्रांजिस्टर जो है लगभग 10 अरब, 1 सेकंड में 10 अरब बार ऑन ऑफ हो रहा। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या है ये नंबर, हम कितने बड़े नंबरों से बात कर रहे हैं। ये सब काम हो रहा है आपके मोबाइल के अंदर जो चिप है उसमें भी, और जो कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर है, उनके अंदर भी आजकल इतनी बड़ी चिप बन गई। तो ये काम जो है ये सब क्लासिकल कंप्यूटर हो रहा है अभी। क्लासिकल कंप्यूटर अभी बहुत तेज है, सुपर कंप्यूटर बन गए, सब कुछ बन गया, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, तुम इनको कितना ही पावरफुल कर लो, कितना ही बड़ा बना लो, वो समस्याएं इन कंप्यूटर से कभी सॉल्व होने वाली नहीं। जैसे एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि मान लो आपको एक बड़ा मॉलिक्यूल दिया मैंने जी। मॉलिक्यूल कैसे दिया कि जैसे मान लो कार्बन टेट्राफ्लोराइड CF4। CF4 ठीक हो गया। हाँ, CF4 हो गया आपका। सो CF4 में आपके अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में कितने होते हैं, 11, 9 होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 9 4 9 को 36 हो गए, 4 फ्लोरीन के एटम है, तो 9 को 36 और उसमें 6 ये जोड़ दो और कार्बन के, तो 42 इलेक्ट्रॉन हुए। 42 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उनके कितने पॉसिबल एनर्जी लेवल हो सकते हैं, क्योंकि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े रहते हैं इंटरेक्शन से, तो उनके अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। बिल्कुल। उसके जो एनर्जी लेवल होंगे वो 2 to the power 42 होंगे। राइट, मतलब कुछ जुड़ेगी तो कुछ एनर्जी से जुड़ेगी, किसी एनर्जी से जुड़ेगी। कॉम्बिनेशन समझिए कितने कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 2 to the power 42 मान लीजिए। 2 to the power 42 जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। उसके लिए आपको एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो सुपर कंप्यूटर भी अगर सालों सालों तक काम करते रहे लगातार, तब जाके वो इसके सारे के सारे एनर्जी लेवल्स को प्रॉपरली बता पाएगा एग्जैक्टली। और सालों मतलब हजारों सालों तक। ये सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, आपके नॉर्मल कंप्यूटर को छोड़ दीजिए। और ये छोटा सा मॉलिक्यूल है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। हमारा पूरा शरीर DNA से बना हुआ है, जिसमें लाखों एटम्स हैं। हमारे जो क्या कहते हैं दवाइयां हम खाते हैं, उनमें कितने बड़े पॉलीमर्स होते हैं। पूरा प्लास्टिक की ये चीजें बनी हुई है, सब प्लास्टिक की है, सब पॉलीमर है। इनकी जो चेन होती है ये बिल्कुल हजारों लाखों की संख्या में इनमें एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर उनकी स्टडी करना चाहें हम तो ये तो असंभव है। 2 to the power 1 लाख किया तो वो तो सोच भी नहीं सकता इंसान। तो वैज्ञानिकों के पास ये बड़ी समस्या थी कि भाई ऐसा इनका समाधान क्या निकले, क्योंकि जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो वहां तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। तुम कुछ भी करो, तुम पूरी पृथ्वी
इसको चूज करके सब कंप्यूटर बना दो तब भी वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये तो संभव नहीं, इसके लिए तो कुछ और तरह से सोचना पड़ेगा। तो ये जो है आपका डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम में। तो क्वांटम का जो आइडिया आया वो ये आया कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम एक तो एटॉमिक लेवल पे हो रही है, तो हम कोई ऐसा कंप्यूटर क्यों नहीं इजाद करें जो उसी लेवल पे काम करे, जो उसी तरह से काम करे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहां से खोज हुई क्वांटम कंप्यूटर की। अच्छा जी। सामान्य कंप्यूटर हमारे हैं क्लासिकल कंप्यूटर, जिसको पुराने कंप्यूटर यानी क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो तो बिट में काम कर रहा है, बिल्कुल बिट और बाइट में जो काम बिट और बाइट में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कर रहे हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर जो है ये क्यूबिट में काम कर रहा है। हाँ, तो क्यूबिट ये क्या चीज है ये? बिल्कुल, क्यूबिट जो है एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम कोशिश ये करते हैं, वैज्ञानिक लोग, इंजीनियर लोग कोशिश ये करते हैं कि उसमें वही टर्मिनोलॉजी यूज की जाए लगभग जो पहले हो रही है, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। जी, वैसे भी काम करने का तरीका यही, काम करने का हमेशा तरीका यही रहता है, क्योंकि अगर आपने एकदम से कोई नई चीज कह दी तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, फिर उससे समाज में बहुत फायदा नहीं होने वाला है ना। फिर वो तो उन्हीं लोगों के बीच में रही जो लोग वैज्ञानिक है और बस हो गया। तो जो देखिए नॉर्मल तौर पे जो बिट का कंसेप्ट मैंने बताया भी आपको कि बिट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसकी केवल दो वैल्यू होंगी, ठीक है। तो दो वैल्यू होंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। बाइनरी बिट उसको बोलते हैं, ये सब बाइनरी में आते हैं। बाइनरी मतलब दो, इसमें दो अवस्थाएं हैं, या तो वो 0 है या 1 है बस, और इसीलिए उसमें बाइनरी मैथमेटिक्स चलती है, बूलियन अलजेब्रा जो मैंने पहले बताया। तो वो तो हमारा आ गया बिट का कंसेप्ट। क्यूबिट में क्या है कि थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसे स्विच आपका है, जैसे आपके बल्ब है ना, आप में जो स्विच है आपने देखा होगा, स्विच को या तो आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं कि जिसमें ऑन भी हो और ऑफ भी हो, वो स्थिति स्विच की नहीं हो सकती कभी। स्विच बने ही इस तरह से रहते हैं कि वो ऑन या ऑफ ही होंगे। क्यूबिट में एक ऐसी चीज है कि जो ऑन भी रह सकती है, ऑफ भी रह सकती है, और उन दोनों के एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। 30% ऑन, 70% ऑफ, 10% ऑन, बिल्कुल। और ये तो रियल की बात हो रही है, उसमें और कॉम्प्लेक्स नंबर भी जुड़ सकते हैं। मतलब वो एक ऐसी चीज है, ऐसी अवस्था है इलेक्ट्रॉन की और ऐसे पार्टिकल्स की, कि जिसमें आप 0 और 1 के अलावा और भी अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 और 1 से, उन स्थितियों में भी रह सकती है। मतलब ऑसिलेट कर रहा है कि वो 0 और 1 के बीच में? नहीं, खाली ऑसिलेट नहीं कर रहा है, मतलब कि 0 और 1 तो ही है, 0 स्थिति भी है और 1 भी है, लेकिन उनके बीच में कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी, स्टेबल वैल्यू भी है जी, वहां पर खड़ा है वो। नहीं, मैं जो आपसे जैसे बाई द वे हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हाँ, टॉस करेंगे तो हेड या टेल ही आएगा। हेड आएगा या टेल आएगा, बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त तो घूम रहा होगा तो बाई द वे वो ये इसकी सीधी पोजीशन है, हाँ, तो यहाँ से बाई द वे ये 30 डिग्री पर है, तो ये भी एक पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, हाँ, ये भी 40 पर वो पोजीशन है, हाँ, 50 पर, 60 पर, बिल्कुल, 80 पर, हाँ, उस समय जिस समय घूम रहा है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो सब सुपरपोजिशन की वो सब हाँ, वो एक तरह से सोच सकते हैं कि हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है सोचने का कि जब वो घूम रहा है कि हेड या टेल, मतलब हेड या टेल दोनों दिखते जा रहे हैं आपको, तो वो दोनों पॉसिबल हैं जब तक कि वो जमीन में गिरता नहीं है जी। जब वो गिर जाएगा, हाँ, तब जाके उसकी स्थिति पता चलेगी ये 1 है, 0 है जी। लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है कि जो आपका जो कॉइन है वो जब घूम रहा है ना, वो स्टेबल स्टेट नहीं है। स्टेबल मतलब आप उसको उस स्थिति में आप रोक नहीं सकते, रुकेगा तो या तो 0 में रुकेगा या 1 में रुकेगा, है कि नहीं। लेकिन क्वांटम जो क्यूबिट होता है वो बीच की स्थिति में भी रुक सकता है कि मैं वहीं पर हूं, बस मेरी जो वैल्यू है वो 30% हेड है और 70% टेल है, मैं बैठा हुआ हूं। अब बताओ मैं क्या हूं? अच्छा, लेकिन जब उसको देखेंगे तब क्या दिखेगा? हाँ, जब आप उसको देखेंगे तो उस समय जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें, हाँ, उसको, तब वो उन दोनों में से किसी एक पोजीशन में आ जाएगा। पर बीच में वो एक जगह बैठा हुआ है, मतलब उसमें भी है, उस स्थिति में भी है। अच्छा, वो बैठा हुआ है मतलब क्या उसको देख सकते हैं? नहीं, प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0 की, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 की, उसकी प्रोबेबिलिटी है
10% 0 और 90% 1 की, राइट है। और जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके बीच में रियल नंबर से और कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये समझिए कि एक तरह से अगर आप मैथमेटिकली अगर आप लिखें तो कह सकते हैं अल्फा टाइम्स 0 प्लस बीटा टाइम्स 1 जी, राइट। और जो अल्फा और बीटा जो दो मल्टीप्लायर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये खाली ऐसा नहीं कि मतलब 1.3 ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रियल भी है इमेजिनरी भी है। तो क्वांटम खाली एक इसी पर काम नहीं करता कि 0 और 1 हो रहा है, उसमें एक इमेजिनरी नंबर भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, और वो जब है तो इसीलिए जब मैंने आपको कहा कि ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड करता है, तो प्रोबेबिलिटी होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा स्क्वायर, और इनका जो सम होगा हमेशा 1 होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा सम 1 होता है, तो इसमें मॉड अल्फा स्क्वायर जो है 0 की प्रोबेबिलिटी है और मॉड बीटा स्क्वायर 1 की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अल्फा बीटा प्रोबेबिलिटी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा, मॉड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ना 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 ना, मॉड अल्फा स्क्वायर, ओके, स्क्वायर जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी है जी तो ये जो सिस्टम है क्यूबिट जो है आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है जी। आपका नॉर्मल बिट तो बड़ा सिंपल सा था, या तो 0 है या 1 है, और हमको दिख रहा है हाँ भाई ये तो 0 ही है, 0 वाला 0 रहेगा, 1 वाला 1 ही रहेगा। क्यूबिट में कहेगा ना, मैं तो तब बताऊंगा मैं क्या हूं जिस समय तुम मुझे ऑब्जर्व करोगे, बस उस बीच में मैं सब कुछ हूं। तो ये क्यूबिट का और बिट में अंतर है। अच्छा, तो इससे जो कंप्यूटर जो फास्ट हो जाता है ना, हाँ वो कैसे हो रहा है? यानी आप इतनी कंडीशंस एक साथ हो सकती हैं? हाँ, तो ये समझिए कि ये जो क्यूबिट है ये इतनी अलग अलग अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है जी। तो आप ये सोचिए कि अगर आप कोई ऐसी समस्या का समाधान कर रहे हैं जिसके अलग अलग पॉसिबल आंसर्स हैं, और इस क्यूबिट को मान लो आपने उस समस्या से जोड़ दिया उसी अनुपात में, तो ये डिसाइड कर लेगा कि किस अवस्था में क्या प्रोबेबिलिटी इसकी है। बिल्कुल, देखिए प्रोबेबिलिटी आपका 0 होगी या 1 होगी मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम 0 बीच में जो भी होगी वो सब फेज को ले रहा है, बिल्कुल सब फेज को ले रहा है और एक साथ ले रहा है, एक साथ ही ले रहा है, मतलब वो सब, हाँ बिल्कुल वो सब में है, यानी वो किसी पॉइंट पे एकदम से कैच कर सकता है। बिल्कुल, आपको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना है, पहले आप इसको कर रहे हैं फिर, क्योंकि वो तो इन्फिनिट ऑप्शंस हो सकते हैं ना, ऑप्शंस है। अच्छा, क्लासिकल में तो सब जगह जाना पड़ेगा, क्लासिकल आपको हर एक में जाना पड़ेगा, क्लासिकल में पहले 0 1 के बीच जा ही नहीं सकते पहली बात तो। अगर मान लो आपको करना भी हो तो आप क्या करेंगे, 0 में करेंगे, फिर उसके बीच में कुछ और कैलकुलेशन करेंगे, फिर और करेंगे, और हर एक के लिए अलग से करना पड़ेगा। ये तो ऐसा है कि क्यूबिट वो सब अवस्था में एक साथ पहले से ही है जी। उसको आपको इवॉल्व करना है, उसको देखना है कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है बस, और वो ठीक से उसको पकड़ ले, वो उसको पकड़ ले रहा है, पकड़ ले मतलब वो एक्यूरेट पोजीशन को हम पकड़ रहे हैं बस। तो ये समझिए कि प्रकृति में 2 तरह की समस्याएं होती है। एक तो समस्याएं वो है जिनको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉब्लम। लीनियर प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मान लो कि अगर आपने अपना इनपुट मतलब ज्यादा उसमें वेरिएबल्स आ गए तो वो उतनी गुना ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगी, उनको लीनियर प्रॉब्लम कहते हैं। कुछ दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है जो एक्सपोनेंशियल होती है, कि आपने थोड़ी मात्रा में भी अगर आपने वो प्रॉब्लम के जो उसके जो इनपुट्स है वो बढ़ाए तो वो बिल्कुल इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो अब तो असंभव ही हो जा रहा है। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर हमने दूसरा ग्लास रखा, आराम से रख गया, तीसरा ग्लास रखा, आराम से रख गया, रखते रहिए एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब आप सोचेंगे कि यार अगर मैंने इसको रखा तो ये पहाड़ पूरा नीचे आने वाला है, बिल्कुल है ना, अनस्टेबल जो सिचुएशन है। तो बस यही समझिए कि इसको आपको इस तरह से समझिए कि ये प्रॉब्लम अब अनस्टेबल हो गई है जी। एक्सपोनेंशियल इस सेंस में हो गई है कि एक छोटे सा भी अगर किसी ने हवा फू भी कर दी हल्के से तो ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा। जबकि इसको मैं कुछ भी कर लूं, धक्का भी दे दूं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इतना लंबा इसको बना दे, हल्का सा टच कर ले किसी में बीच में, तो आप देख रहे हैं अगर इनपुट में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है ना तो पूरी की पूरी जो चीज चेंज जा रही है। तो जहां पर आउटपुट बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन होता है, छोटी सी मात्रा अगर इनपुट की हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज। और जहां पर आउटपुट जो है उतना ही चेंज हो रहा है और कम हो रहा है जो इनपुट से, तो उसको बोलते हैं लीनियर चेंज। तो 2 तरह की समस्याएं प्रकृति में होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स और एक होती है लीनियर प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो क्लासिकल कंप्यूटर बड़े आराम से कर लेते हैं, कितनी सी कितनी बड़ी हो वो कर लेंगे। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम होगी उसके लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। राइट है सर।
राइट। अच्छा ये बताइए ना, इसमें जो हम क्वांटम कंप्यूटर में ये सब कुछ कर रहे हैं, एक शब्द इसमें जो क्वांटम इंटेंगलमेंट आता है, हाँ, ये इंटेंगलमेंट क्या चीज है एंटेंगलमेंट क्या और चीज़ है? इसका ये क्या इसकी स्पीड को पुनः बढ़ा रहा है या क्या कर रहा है? नहीं, तो हाँ, तो एंटेंगलमेंट पहली बात क्या चीज है? क्वांटम एंटेंगलमेंट एक बिल्कुल ही अलग फीचर है जो हमको साधारण जीवन में नहीं दिखता है। आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम लगाते हैं जब इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में भरते हैं तो हमने कहते हैं कि भाई पहले इसमें भरे, फिर इसमें भरे, इसमें भरे, उसके बाद फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उल्टा आएगा। हाँ, जब उसका स्पिन इलेक्ट्रॉन और उसमें कक्षकों में भरते पहली कक्षा में भरते हैं, कक्षा में भरते हैं, उसके बाद जब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले वाले के उल्टा चलेगा, फिर वैसे ऐसे भरेंगे। तो ये सोचिए कि क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ अप नहीं हो सकते, स्पिन जो उनका है एक का ऊपर होगा एक का नीचे होगा, इसीलिए उनको एक डायरेक्शन ऐसे और ऐसे दी आती है, एरो करके दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को हमेशा, है ना, क्योंकि एक साथ दो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन के स्पिन में नहीं हो सकते। अच्छा, मान लें कि आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ा जी, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके आपने एक जगह रख दिया। अब किसी एक कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा आपने किया है कि उसमें से एक को आपने उठाया यहां से किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को और दूर किसी सैटेलाइट में जाके छोड़ दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले आपने देखा नहीं कौन किस स्थिति में है, कौन ऊपर है कौन नीचे, आपने ये नहीं देखा, ठीक। इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रॉन को भी नहीं पता है कि वो किस स्थिति में है इस समय, क्योंकि हम साधारण तौर पे कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है वैसा है, पर आप ये कभी नहीं बता सकते कौन इलेक्ट्रॉन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर को है कौन सा नीचे को है, ये किसी को नहीं पता रहता है। इतना जरूर पता है कि दोनों अपोजिट है बस, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे होगा और ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, पर कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा ये किसी को नहीं पता रहता है। अब आप ये सोचिए कि दो इलेक्ट्रॉन को आपने सेपरेट करके एक को वहां रख दिया, यहां रख दिया, और आपने यहां पर अपना मेजरमेंट लिया। ध्यान रखिए, मेजरमेंट से पहले आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों स्थिति में है, वो इलेक्ट्रॉन भी ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन जैसे ही आपने मेजरमेंट किया और आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर को आया तो वहां का इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोमेटिकली नीचे को हो जाएगा, नीचे को ही होना पड़ेगा, उसको नीचे को होना ही पड़ेगा, जबकि पहले वो किसी भी स्थिति में था, अब उसके पास चॉइस ही नहीं रह गई है। तो बिल्कुल जो मैं समझ रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, हाँ, तो उनके पास ऑप्शन तो यही है कि एक ऊपर को जाएगा इसमें एक नीचे को होगा, राइट है ना, बिल्कुल। अब इन दोनों में से एक को कहीं रख दें तो दूसरा उसका अपोजिट होना ही होना है। पर सवाल ये है, आइंस्टाइन को थोड़ा सा ये